गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। और क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों के सामने पहले से ही लिख रखा है हमने। सेल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से चल रहे हैं और शुरू में ही हम बता चुके हैं, जो भी थंबनेल वगैरह है वो सब लिख रखते हैं, तो ये हमको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्या चल रहा है। ठीक है, थंबनेल पर सब लिखा रहता है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल की 1.5 वोल्ट व 16 AH रेटिंग है। इस बैटरी की AH रेटिंग क्या होगी? ठीक ना, 4 सेल को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 4 सेल है, जोड़ लीजिए समांतर क्रम में इनको। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और चौथी सेल, ये प्लस माइनस। क्लियर? 4 सेल हो गई। क्या करा, सबको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ दीजिए। सबको समांतर में जोड़ दिए। सबसे एक एक तार निकल आया, इनके निगेटिव से, पॉजिटिव से एक एक तार निकाल लीजिए। क्लियर? ये जोड़ दिए और हम ये जोड़ दिए, सबको आपस में जोड़ दिए। अब एक कॉमन तार बीच से कहीं से भी निकाल लीजिए। अब ये आउटपुट वोल्टेज के लिए हो गया। ठीक ना, ये जो है आउटपुट वोल्टेज भी जो हमको मिलेगा। अब देखिए कितने कितने वोल्ट की है। प्रत्येक सेल की 1.5 वोल्ट व 16 AH रेटिंग है। 1.5 वोल्ट ये भी है, 1.5 वोल्ट ये भी है, 1.5 वोल्ट ये भी है और 1.5 वोल्ट ये भी है। और सबकी रेटिंग कितनी है? 16 AH ये भी है, 16 AH। ठीक, ये बचा 16 AH। पूछ क्या रहा है, इस बैटरी की AH रेटिंग क्या होगी? AH कितना होगा? तब देखिए 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी हैं, सेल हैं। इन चारों सेलों को मिला करके एक बैटरी बनाई गई है। तो पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज जुड़ता नहीं है। जो एक सेल का वोल्टेज है वही सारी सेल का वोल्टेज होगा। एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो टर्मिनल पर यहाँ जो B मिलेगा हमको, ये भी 1.5 वोल्ट ही प्राप्त होगा। और रही बात AH पावर की, तो AH पावर पैरेलल में जुड़ता हुआ चला जाता है। पीछे की क्लासेज में भी इस पर हमने चर्चा करा है। 16 AH की एक बैटरी, अभी कल वाले क्लास में हमने इस पर डिस्कस करा है, तो ज़्यादा डिटेल में फिर नहीं जाएंगे। 16 AH ये 16 ये सब क्या मिल करके सब AH पावर बढ़ता जाएगा। ठीक ना, अगर हम सीरीज में यही जोड़ते तो क्या होता कि इसका वोल्टेज चारों का वोल्टेज ऐड हो जाता। ठीक ना, तो 1.5 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती। लेकिन AH पावर वही रहती, AH पावर तब नहीं बढ़ती। लेकिन जब हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो AH पावर जुड़ जाती है। ठीक ना, तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 4 सेल हैं और 16 AH की एक है। तो टोटल जो है हमारा AH पावर हो जाएगा 64 AH। तो ऑप्शन नंबर D सही है आपका। ठीक, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, ना समझ में आ रहा हो, आप बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में, तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास लीजिए। कांटेक्ट करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर। ठीक, लोकेशन रहेगी हमारी इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर अमेठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62, चित्र में प्रदर्शित बैटरी की आउटपुट वोल्टेज क्या है? एक चित्र दिया गया है, इसमें 2 सेल को मिला करके एक बैटरी बनाई गई है और पूछ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है। एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों सेल को मिला करके बैटरी बनाई गई है। ठीक, और लिखा गया है 1.5 वोल्ट प्रति सेल। ये B पूछ रहा है कितना वोल्टेज मिलेगा हमको। तो देखो एक सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, यहाँ आप लिख करके लिखा है ना 1.5 वोल्ट प्रति सेल। तो यानी कि एक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट, तो 2 सेल का वोल्टेज हो जाएगा 3 वोल्ट। 1 + 1.5 + 1.5, क्योंकि सीरीज में लगे हैं दोनों श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज ऐड होता चला जाता है। तो ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आपको प्राप्त होगा कितना? 3 वोल्ट। ऑप्शन नहीं लिखा है हमने, कोई बात नहीं है। ठीक है, आंसर इसका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 63,
एक 144 AH बैटरी 8 एम्पीयर धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? 144 AH की बैटरी है, 8 एम्पीयर की धारा लेना है आपको, कितने घंटे तक 8 एम्पीयर की धारा आपको प्रदान कर पाएगी? कर लीजिए, सिंपल सी बात है। वीडियो पॉज करिए, स्वयं से सॉल्व कर लीजिए, कुछ बताना है नहीं, कई बार बता चुका हूँ वही बातें। AH इज इक्वल टू 144, A फॉर एम्पियर, H फॉर आवर्स। A कितना है? 8 एम्पियर लेना है, 8 इंटू H इजकल टू 144, तो H इजकल टू 144/8 डिवाइड करिए, 8 एक्का 8, 8 एक्का 8, 8 6 14, 6 64, 8 अठाई 64, 18 घंटा, 18 HRS है कोई ऑप्शन? 18 डी ऑप्शन। चलिए ठीक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64। एक 120 AH क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पीयर की धारा डैश 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 घंटे तक प्रवाहित कर सकती है। फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट मारा है, कुछ नहीं करना है। 120 AH क्षमता की बैटरी दी गई है, 8 एम्पीयर की धारा उससे लेनी है, कितने घंटे तक ले सकते हैं? लगा दीजिए। AH इजकल टू 120 एम्पियर है हमारा, 8 मल्टीप्लाई बाई H इजकल टू 120 बटा इजकल टू 120, H इजकल टू 120/8, 8 एक्के 8, 8 एक्के 8, 4 12, 4 40, 8 पंचे 40, 15 घंटा, 15 आवर्स है कोई ऑप्शन? ये है बी। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। स्टोरेज बैटरी मतलब कि जो सेकेंडरी सेल है, जो चार्ज को अपने अंदर में स्टोर करके रख सकती है, उसको स्टोरेज बैटरी बोला जाता है। तो सेकेंडरी सेल में जो भी हैं सब स्टोरेज बैटरी कहलाती हैं। तो किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। उसकी क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर, उसकी प्लेट्स की मोटाई पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बैटरी की क्षमता, छोटी बैटरी होती है तो उसकी बैटरी की क्षमता किस में नापते हैं? AH में, ठीक है। अब एक इन्वर्टर की बैटरी ले लीजिए जो कि 150 AH की है, और एक मोटरसाइकिल की बैटरी ले लीजिए जो कि 25 AH की है। दोनों में क्या डिफरेंस देखेंगे आप? दोनों 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट और ये भी 12 वोल्ट, लेकिन अंतर क्या रहेगा? प्लेटों के आकार प्रकार में। जो 150 AH की बैटरी होगी उसमें जो प्लेट्स डली होंगी उनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। छोटी वाली जो 25 AH की है इसकी लंबाई चौड़ाई कम होगी। तो अर्थात बैटरी की क्षमता जो है वो किस पर निर्भर करती है? प्लेटों के आकार पर, यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो ऑप्शन ए वाला सही है, उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर। ठीक, चलिए तब आके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए 4 सेल समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 1.5 वोल्ट और 16 AH है। इस बैटरी की AH रेटिंग क्या है? इसी तरह का अभी एक क्वेश्चन और हम पहले करवाए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे थोड़ा सही से पढ़े होते हैं तो कर ले जाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो 4 सेल समांतर में जुड़े हैं, जोड़ दीजिए 4 सेल, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक तार इससे, फिर एक तार इससे, इससे इससे, दोनों से निगेटिव पॉजिटिव दोनों से हमने क्या तार निकाल लिया। सबको जो आपस में ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव को शॉर्ट कर दिया और निगेटिव निगेटिव को शॉर्ट कर दिया। तो ये समांतर क्रम में चारों सेल जुड़ गई। ठीक है, इस बैटरी की AH रेटिंग क्या होगी? इनका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट प्रति सेल, 1.5 वोल्ट प्रति सेल। ठीक है, और AH रेटिंग दिया गया है 16 AH। तो 16 AH की A भी है, ऐसे ही सारे 16 AH की हैं। तो पिछले ही क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था
कि पैरेलल में मैंने बताया कि वोल्टेज सेम रहेगा, 1.5 वोल्ट की है तो सारे का वोल्टेज मिला के ओवरऑल जो वोल्टेज आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वो 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। रही AH पावर की बात, तो पैरेलल में जोड़ने पर AH पावर अपने आप में ऐड होती चली जाती है। तो 16 चौके 64, सेम क्वेश्चन, तो ये तो रिपीट कर दिया है इसने। चल कोई बात नहीं है, डी यही 64 उसमें भी तो आया था। ठीक है, अब सेम आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। ठीक है, इसके बाद 66 हो गया, इसके बाद 67 करते हैं। और ये जो हम सॉल्व करवा रहे हैं अरिहंत प्रकाशन की बुक को अरिहंत प्रकाशन की बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लास्ट में एक्सरसाइज के, वही करवा रहे हैं। ये ख़त्म हो जाएगा जब, अभी ख़त्म होने वाला, ज़्यादा नहीं है, 66 क्वेश्चन पहुँच गए हैं, तो 10-15 क्वेश्चन और है। इसके बाद फिर हम आपको जो है और जगह जगह से ढूंढ करके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि सेल चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि फिर आपसे आपके ऊपर से चला जाए, आप उसे करके ही माने फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। क्वेश्चन नंबर 67, किसी बैटरी की क्षमता का निर्धारण उसमें प्रयुक्त होने वाली प्लेटों की संख्या व डैश 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 द्वारा किया जाता है। तो अभी पीछे ही हम आपको बता चुके हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन था कि बैटरी की क्षमता यानी कि उसकी AH पावर का निर्धारण कैसे करते हैं। बड़ी बैटरी है तो उसमें जो प्लेट लगेगी वो उसकी लंबाई चौड़ाई अधिक होगी, और बड़ी बैटरी है तो उसमें प्लेटों की संख्या भी ज़्यादा होगी। ठीक ना, तो बड़ी बैटरी का AH पावर ज़्यादा होता है, बड़ी बैटरी में प्लेटों की संख्या ज़्यादा होती है, प्लेटों की लंबाई चौड़ाई अधिक होती है। ऑप्शन पे आइए, प्लेटों की संख्या, किसी बैटरी की AH क्षमता का निर्धारण उसमें प्रयुक्त होने वाली प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या व सेलों की संख्या, इलेक्ट्रोलाइट की किस्म, प्लेटों के आकार, प्लेटों की संख्या व प्लेटों के आकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, आकार और संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर 69, लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता WH इफिशियंसी निम्न में से कौन सी परास में होती है। तो लेड एसिड बैटरी की दक्षता से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आया है अभी तक। लेड एसिड बैटरी की दक्षता को दो तरह से मेजर किया जाता है। पहला होता है एम्पियर आवर इफिशियंसी, एम्पियर आवर इफिशियंसी, दूसरा होता है वाट आवर WH, वाट आवर इफिशियंसी, यही लिख लीजिए इफिशियंसी, वाट आवर इफिशियंसी। ठीक ना, क्या बताए हम कि लेड एसिड बैटरी की जो दक्षता होती है उसे दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है, एक एम्पियर आवर दक्षता, दूसरा वाट आवर दक्षता। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, वाट आवर इफिशियंसी। ठीक ना, तो वाट घंटा दक्षता पूछ रहा है। तो देखिए इसको सीधा सीधा सा आप याद कर लीजिए कि जो 90 से 95% ऑप्शन में दिया गया है यह है एम्पियर आवर इफिशियंसी, AH इफिशियंसी। ठीक ना, AH इफिशियंसी। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है आपका ये वाला 80 से 85%, ये आपका होता है वाट आवर इफिशियंसी। आपकी बुक में पढ़ाया गया है इसको, वाट आवर इफिशियंसी। अब इसको याद कर लीजिए। अब ये कहिए कि आपको निकलवाया, कोई बच्चा भी कह सकता है सर इसको निकलवाइए कैसे होता है। तो देखो भाई ये ITI लेवल तक का पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें डिप्लोमा में भी शायद ही मुश्किल है कि निकलवाया जाता है वाट आवर इफिशियंसी। ये सब कैसे आएगा, 80 से 85%, सारे लॉसेज वगैरह सब निकाल करके किया जाएगा। ठीक ना, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, बस आप याद कर लीजिए कि वाट आवर इफिशियंसी 80 से 85% और एम्पियर आवर इफिशियंसी 90 से 95% तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70, किसी बैटरी या सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा कितनी होती है? तो शुरू में ही लेड एसिड बैटरी में बता दिया गया है आपको, ठीक ना, कि धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों से एक कम होती है, ऋण प्लेट धन प्लेट से एक अधिक होती है। ऐसा क्यों? ताकि जितनी भी प्लेटें हैं सारी प्लेटें दोनों तरफ से कार्य कर सकें। अब इसका डिटेल वर्णन तो जो है चैप्टर में दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि कोई भी बैटरी हो उसमें जितनी सेलें होती हैं उन सेलों में, बैटरी क्या है ऐसे सेल बोलो, कोई भी एक सेल है तो उस सेल में जितनी प्लेटें पड़ी हुई हैं उन प्लेटों में धन प्लेटें हैं ऋण प्लेटें हैं, तो धन और ऋण प्लेटें बराबर मात्रा में नहीं होती हैं। ऋण प्लेट जो है धन प्लेट से एक अधिक होती है, ताकि लास्ट वाली जो प्लेट हो ना वो दोनों तरफ से कार्य कर सके, ठीक ना। तो धन प्लेट एक कम, ऋण प्लेट एक ज़्यादा, हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, पूछ रहा है धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा कितनी होती है? तो धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों से एक कम होगी, ऋणात्मक प्लेट से दो अधिक, ऋणात्मक प्लेट से दो कम, ऋणात्मक प्लेट से एक कम। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, क्वेश्चन नंबर 71, बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है। बैटरी के विसर्जन के दौरान, विसर्जन मतलब डिस्चार्ज के दौरान ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, देखो बैटरी जब चार्ज होती है तो उस दौरान वैद्युतिक ऊर्जा जो है मिलती है और बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब रासायनिक ऊर्जा जो स्टोर रहती है वह फिर वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो विसर्जन के दौरान क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यही ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसमें कुछ समझाना और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, किसी बैटरी की आवेशित आब्लिक विसर्जित अवस्था को जानने के लिए क्या नापा जाता है? कोई आवेशित या विसर्जित मतलब कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है, इस अवस्था को जानने के लिए क्या नापा जाता है? विद्युत अपघटन का स्तर, विद्युत अपघटन का भार, विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो हाइड्रोमीटर एक होता है, जिस पे एक शार्ट वीडियो अभी हम आपको आगे देंगे, हाइड्रोमीटर से बैटरी की ग्रेविटी चेक करते हुए। फिलहाल के लिए ठीक है, हाइड्रोमीटर आप जानते हैं, और एक नाम और बताया था हमने, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, ठीक। दो उपकरण होते हैं जिनसे बैटरी की चार्ज या डिस्चार्ज अवस्था की जांच की जाती है, ठीक। बहुत डिटेल में ना जाते हुए अब ये समझिए कि जो ये होता है आपका हाइड्रोमीटर, उसमें उसको बैटरी के अंदर में डाला जाता है और उसका इलेक्ट्रोलाइट उसमें भर लिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट जब भर लेंगे तो बैटरी फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज है या एकदम डेड हो गई है, सारी चीज़ें वो बता देता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं विद्युत अपघट्य, जो उसमें विलयन के रूप में भरा होता है बैटरी में, उसे विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो यही यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए, विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व, अपघटन लिख दिया है इसने, सही रूप से लिखना चाहिए था विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व। विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व नाप करके हाइड्रोमीटर से आप जान सकते हैं बैटरी की चार्ज या डिस्चार्ज अवस्था की जांच। दूसरा एक होता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, तो उसमें जो है बैटरी के टर्मिनल पर उसको लगाया जाता है, उसमें एक वोल्ट मीटर बना रहता है और एक लोड रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही बैटरी के टर्मिनल पर लगाएंगे तो तुरंत ही वोल्ट मीटर उसका वोल्टेज दिखाने लगेगा कितना वोल्ट है उसमें। अगर बैटरी सही से चार्ज नहीं है तो क्या होगा, तुरंत वोल्ट मीटर का एक बार वोल्टेज तो ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वोल्ट मीटर की सुई ऐसे गिरने लगेगी नीचे को, ठीक है। तो होता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। फिलहाल बहुतायत मात्रा में जो प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, सस्ता भी मिलता है, 250-300 रुपये में मिल जाता है। तो बस इसमें आंसर आप क्या होगा, विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 73। स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि में बैटरी के आर पार आरोपित वोल्टता होती है। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ वर्णन मैं कर दूं कि बैटरी चार्ज करने की दो विधियां होती हैं। एक तो होता है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड यानी कि स्थिर धारा चार्जिंग विधि। और दूसरी विधि होती है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। यानी कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि, स्थिर वोल्टेज, ठीक, बस आप समझ जाइएगा आगे। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। तब अब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि में बैटरी के आर पार आरोपित वोल्टता होती है। अब हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि सेकंड नंबर वाले पर, इसको मिटा दे रहा हूँ। स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि में क्या किया जाता है कि जैसे सपोज दैट ये आपकी बैटरी हो गई, ये बैटरी हो गई, ठीक, और यहाँ से सप्लाई आना है, सप्लाई आई, न्यूट्रल फेज दोनों, इसको जोड़ दीजिए ऐसे, ये बैटरी तैयार हो गई। यहाँ से हमने जो है फ्यूज लगा दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से भी एक फ्यूज लगा दीजिए, और फ्यूज क्या सीधे स्विच लगा दीजिए अब बस। ठीक है, एक स्विच सीधे लगा दीजिए आप, DPIC स्विच, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, और यहाँ से फिर आप क्या करिए, इसको नीचे एक रियोस्टेट के थ्रू ऐसे जोड़ दीजिए, बस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं DC सप्लाई। तो इसके बारे में कंडीशन समझ लीजिए कुछ, कि एक से अधिक बैटरियों को स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि से अगर चार्ज करना है तो उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक। दूसरी बात यह समझिए कि जैसे जो जनरली मेथड यूज किया जाता है चार्जिंग का, वह स्थिर वोल्टता चार्जिंग मेथड ही यूज किया जाता है। स्थिर वोल्टता चार्जिंग मेथड में पूरी चार्जिंग के दौरान बैटरी का वोल्टेज फिक्स रहता है, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आ करते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो पावर सप्लाई आप 12 वोल्ट की ही देंगे, ठीक ना, 12 वोल्ट नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब ये एक नियम है कि जितने वोल्ट की बैटरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तब उसे हम जो है 15 वोल्ट के सोर्स से चार्ज करेंगे, यानी कि सोर्स वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट होगा, क्योंकि रास्ते में ड्रॉप वगैरह भी होता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वोल्टेज अगर अधिक नहीं देंगे ना तो बैटरी सही से चार्ज नहीं होगी। इसलिए क्या करना है कि जितने वोल्ट की बैटरी है उससे थोड़ा सा अधिक वोल्टेज हमें स्रोत का रखना है। तो 15 वोल्ट का स्रोत रखेंगे, 12 वोल्ट का बैटरी, इस तरह से। और पूरी चार्जिंग जब तक बैटरी चार्ज होगी तब तक 12 वोल्ट ही सप्लाई, यानी कि 15 वोल्ट बैटरी को मिलने वाला वोल्टेज 12 वोल्ट ही होगा, चार्जिंग वाला वोल्टेज।
तो इतना ही मेंटेन रहेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं पूरी चार्जिंग के दौरान बैटरी का वोल्टेज सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। शुरू में यह बैटरी अधिक करंट लेगी। शुरुआत में जैसे बैटरी डिस्चार्ज है तो शुरू में करंट ज़्यादा लेगी, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी करंट अपने आप डाउन होता चला जाएगा। चार्जर में जो एम्पियर मीटर लगा होगा शुरू में वो आपको जैसे चार्जिंग ऑन करेंगे तो दिखाएगा कि सुई एकदम खींच के लास्ट पर पहुंच जाएगी जी, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे एम्पियर मीटर का जो कांटा है वो धीरे 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 नीचे गिरता जाएगा। यानी कि जैसे बैटरी फाइनली जब फुल चार्ज हो जाएगी तो एम्पियर मीटर का जो कांटा है यानी सिग्नल है वो 0 पर हो जाएगा, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी। यानी कि इसमें शुरुआत में बैटरी हंगरी है यानी डिस्चार्ज है तो फुल करंट लेगी, जैसे जैसे उसका पेट भरता जाएगा वैसे वैसे जो है जैसे जैसे पेट भरता जाएगा वैसे वैसे चार्जिंग करंट का मान घटता चला जाएगा। तो यह स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि कहलाती है। सामान्यतया सभी चार्जिंग जो है वो स्थिर वोल्टता चार्जिंग से ही की जाती है। जो भी दुकानदार वगैरह करते हैं जनरली स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड से करते हैं। अब एक से अधिक बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है तो उन बैटरियों को क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। 12 वोल्ट की एक बैटरी और आप लाइए, दोनों को चार्ज करना है तो 12 वोल्ट की दूसरी बैटरी को इसी के साथ पैरेलल में आप जोड़ देंगे। वोल्टेज सोर्स जो है 12 वोल्ट, क्योंकि ये भी है जो दूसरी लाइन है वो भी 12 वोल्ट है तो सोर्स वोल्टेज आपका 15 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है ना। बस क्या होगा कि अब 2 बैटरियां पैरेलल में जुड़ गई हैं तब चार्जिंग एम्पियर जो है और ज़्यादा हो जाएगा। इस शुरुआत में ज़्यादा चार्जिंग करंट लेगा, जैसे जैसे दोनों बैटरियां माने कि चार्ज होती जाएंगी वैसे वैसे ही करंट का मान जो है कम होता चला जाएगा। तो ये होता है स्थिर चार्जिंग मेथड। पूरी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिए। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड में, ठीक है, तो पूरी बात ये आप जान लीजिए। वीडियो पॉज हो गया था किसी रीजन से, तो पूरी बात ये जान लीजिए आप जो है कि स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि में पूरी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक। शुरू में बैटरी अधिक करंट लेगी, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती चली जाएगी वैसे वैसे करंट का मान घटता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, एक से अधिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए इस विधि से उन दोनों बैटरियों को या चारों बैटरियों को जो भी हैं उन्हें पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। यह जो आप देख रहे हैं एक बैटरी है डीसी सप्लाई, ये एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, यह करंट को ऑटोमेटिक कम करता चला जाएगा जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती चली जाएगी। तो ये तो मैनुअल मेथड में है, ऐसे हमने दिखा दिया है, लेकिन आजकल सब ऑटोमेटिक आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं, सब ऑटोमेटिक क्या करते हैं जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी करंट अपने आप घटाते चले जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 74। जब किसी नई बैटरी को चार्जिंग हेतु डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। नई बैटरी, जब आप नई बैटरी खरीद के लाए हैं और पहली बार, देखो बैटरी में एक प्रक्रिया होती है जो बैटरी विक्रेता द्वारा ही करके दे दी जाती है, वो होती है फार्मिंग। यानी कि बैटरी में जब पहली बार इलेक्ट्रोलाइट अर्थात एसिड डाला जाता है तो वह प्रक्रिया फार्मिंग कहलाती है और यह कार्य बैटरी विक्रेता के द्वारा ही करके दे दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पहली बार बैटरी को, किसी नई बैटरी को चार्जिंग है तो डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। पहली बार नई बैटरी है, पहली बार उसे चार्जिंग स्रोत से चार्ज किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। अंग्रेजी लिखा होता तो आप बड़े आराम समझ जाते। हिंदी में है आरंभिक चार्जिंग, नवीनीकरण चार्जिंग, वर्धक चार्जिंग, चालू चार्जिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो अंग्रेजी है आरंभिक चार्जिंग को लिखा जाता है इनिशियल चार्जिंग। इनिशियल मतलब प्रारंभिक चार्जिंग, ठीक। तो यही आंसर आपका सही होगा जो पहली बार में किया जाता है। जो वर्धक चार्जिंग है इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बूस्टिंग चार्जिंग, यानी कि बूस्ट करना, जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो चुकी होती है। कभी कभी आप मोबाइल वाले में देखे होंगे, अब तो कम कराते होंगे, पहले ज़्यादा कराते, जब मोबाइल का बैटरी मोबाइल से निकल जाया करता था तो अक्सर
क्या करते थे, बैटरी पता लगा चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग में लगा रहे हैं, चार्ज ही नहीं हो रही है, तो क्या होता था, वो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती थी। तो हम जब जाते थे दुकानदार के पास तो एक इतना बड़ा सा चार्जर रखा रहता था, उसमें से 2 लीड निकालता था, एक प्लस एक माइनस, और दोनों को आपकी बैटरी पे लगा के बस 2 मिनट 3 मिनट के लिए बूस्ट कर देता था। ठीक, तो उसके बाद बैटरी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती थी, फिर उसके बाद चार्जिंग लेने लगती थी। ठीक ना, तो जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि गहराई से एकदम डिस्चार्ज हो जाती है, तब वो कहलाती है वर्धक चार्जिंग। तो उस चार्जिंग मेथड को वर्धक चार्जिंग या बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। नवीकरणीय चार्जिंग या चालू चार्जिंग का कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे ही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। बैटरी को फिट करते समय बैटरी का की के डैश 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 का ध्यान रखें। बैटरी को फिट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? चढ़ाई का, ध्रुवता का, आसुत जल का, इनमें से कोई नहीं। फिट कर रहे हैं, फिट करने का मतलब बैटरी को आप लगा रहे हैं कहीं पर। ठीक, तो क्या ध्यान रखना है? पोलरिटी उल्टी ना हो जाए, प्लस माइनस में ना लग जाए, माइनस प्लस में ना लग जाए, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्रुवता, पोलरिटी मतलब ध्रुवता, फिट करते समय ध्रुवता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन